13 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हल्द्वानी में। किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से हाल ही में सम्मानित किया गया है? इनका नाम है रंजीत कुमार। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। 2020 का विषय है कोविड-19 बच्चों को बाल श्रम से बचाएं पहले से कहीं ज्यादा अब। इंग्लिश में कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब ने। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल को प्राप्त ICGS कनकलता बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल का निर्माण किसने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपने आर्थिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? नेगेटिव में -3.7%। किस देश ने शोहो जोधा नामक एक ऑनलाइन नेटवर्क पहल शुरू किया है जो कोविड-19 उपचार हेतु प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करता है? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाल ही में पंचवटी योजना लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। एम-पेस पेमेंट इंडिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत में संपर्क रहित ATM सेवा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मास्टर कार्ड के साथ। विश्व के प्रसिद्ध मुक्केबाज ओलेक्सेंद्र गोजडिक ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से है? यूक्रेन के प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं ओलेक्सेंद्र गोजडिक। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने सहकार मित्र योजना लॉन्च किया है? सहकार मित्र योजना लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। जो भी युवा पेशेवर हैं उनको नए नए आइडिया से अवगत कराने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इससे युवा इंटर्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। यानी ये योजना एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। ठीक है, बता दें कि कृषि, वित्त, IT, वानिकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन तथा संबंधित क्षेत्रों से पेशेवर स्नातक इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए इंटर्न को 4 महीने के लिए वित्तीय सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। और ये योजना सहकार मित्र योजना किसका पहल है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन उसका पहल है और हाल ही में लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास 2 और मंत्रालय भी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन में और भी मंत्रालय हैं, उनके मंत्रियों के नाम जान लीजिए। केंद्रीय MSME मंत्रालय यानी केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। उनके पास केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय भी है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर रतन लाल को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रतन लाल को हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। डॉक्टर रतन लाल जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं और ये भारत में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रहे हैं। हाल ही में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार जो है इसे कृषि क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है और यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत डॉक्टर रतन लाल को $2.5 लाख की इनामी राशि भी दी गई है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने तथा वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में उनके आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर रतन लाल ने ही इस बात का उजागर किया था कि मिट्टी में कार्बन व जैविक मादा की बढ़ोतरी से न सिर्फ मिट्टी की सेहत अच्छी होती है बल्कि इससे हवा का स्तर भी बेहतर होता है। ठीक है, तो मृदा के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 2019 में जापान की सरकार ने इन्हें जापान पुरस्कार दिया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा, 2019 में इन्हें जापान पुरस्कार भी मिल चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार में $8.2 अरब की वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है।
इसी के साथ भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 500 बिलियन डॉलर यानी 500 अरब डॉलर के आंकड़ा को छू लिया है। ठीक है, लॉकडाउन के बीच भारत ने यह उपलब्धि हासिल की है, ये बड़ी बात है। लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कच्चे तेल के आयात में भारी कमी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का खपत कम हो रहा था देश में, तो भारत सरकार ने जो कच्चा तेल का आयात है उसमें भारी कटौती की थी, जिसकी वजह से जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बचा रह गया और उसमें बढ़ोतरी होते गई। ठीक है, इसका मुख्य कारण है ये। नॉलेज के लिए एक और बात बता दूं कि 1990 से 91 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो था शून्य पर, लगभग शून्य पर आ गया था। यानी भारत के पास उतने पैसे नहीं थे कि भारत विदेशों से सामान आयात कर सके। इसके लिए भारत सरकार ने इंग्लैंड को कई टन सोना भेजा, तब जाकर विदेशी डॉलर इंग्लैंड ने भारत को दिया था। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वहां पे बना था विदेशों से सामान आयात करने के लिए। ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसका इस्तेमाल होता है देश विदेश से जो बिजनेस होता है, जो सामान आयात किया जाता है, तो इसी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है विदेशी मुद्रा भंडार। अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है शून्य हो जाता है तो वो किसी देश से आयात नहीं कर सकता है। भारत के पास वर्तमान में 500 बिलियन डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। यानी भारत जो है अगले 1 वर्षों तक, लगभग 1 वर्षों तक इन पैसों से आयात कर सकता है। अच्छा, भारत 5वें स्थान पे है। पहले स्थान पे है चीन, दूसरे स्थान पे है जापान, तीसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पे है रूस। इसे भी ध्यान में रखिए। पूरी तरह से डिजिटल बनने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बना है? तो पूरी तरह से डिजिटल बनने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, कोविड-19 के कारण इस प्राधिकरण ने यूनिक क्लाउड बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा लेक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ताकि इसके जो भी कर्मचारी हैं बिना संपर्क के काम कर सकें। इसी के साथ पूर्ण रूप से डिजिटल बनने वाला यह भारत का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बन गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू। उर्दू के मशहूर कवि और शायर गुलजार दहलवी का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका रियल नेम क्या था? गुलजार दहलवी, उनका वास्तविक नाम था आनंद मोहन जोशी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये उर्दू के मशहूर कवि और शायर थे। इन्हें गुलजार दहलवी के नाम से ही जाना जाता था। भारत सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित एकमात्र विज्ञान पत्रिका है साइंस की दुनिया, उसके ये संपादक रहे थे। साइंस की दुनिया जो पत्रिका है भारत सरकार ने उसकी शुरुआत की थी 1975 में। ठीक है, उसके ये संपादक रहे थे आनंद मोहन जोशी। पूरे भारत में उर्दू स्कूलों के स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिए। इनकी प्रसिद्ध और आखिरी रचना है कुलियाते गुलजार, जो कि 2011 में आई थी। 2009 में इन्हें मीर तकी मीर पुरस्कार दिया गया था। लिख दे रहा हूं, मीर तकी मीर पुरस्कार इन्हें दिया गया था 2009 में। भारत सरकार ने इन्हें उर्दू शायरी और साहित्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया था। गुलजार दहलवी का जन्म दिल्ली में हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में यह दिवस मनाया गया 13 जून को। प्रत्येक वर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता यानी एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 2020 का विषय ध्यान में रखिए। 2020 का थीम है मेड टू शाइन। ठीक है, एक चीज मान्यता है, रंगहीनता से पीड़ित लोगों के पास जादुई शक्तियां होती है। इसी वजह से 2000 ईस्वी के मध्य में तंजानिया में इन पर हमले हुआ करते थे। इसीलिए रंगहीनता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिवस की शुरुआत 2015 में की थी। घोषणा 2014 में की गई, लेकिन पहला दिवस आधिकारिक रूप से पहला दिवस मनाया गया 2015 में। वैसे ये दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था, 4 मई 2006 को, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा आधिकारिक रूप से पहली बार यह दिवस 2015 में मनाया गया। निजी बैंकों के स्वामित्व, शासन और कॉरपोरेट संरचना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए किसने पीके मोहंती की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पी.के. मोहंती की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है। ठीक है, ये जो समूह है ये निजी बैंक यानी जो भी प्राइवेट बैंक है उसके स्वामित्व, शासन और कॉर्पोरेट यानी वो काम काज कैसे करते हैं और आरबीआई का जो दिशा निर्देश है उसका वो पालन कर रहे हैं कि नहीं, उसी की समीक्षा के लिए इस समूह का गठन किया गया है और इस समूह के अध्यक्ष बने हैं पी.के. मोहंती। पी.के. मोहंती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक हैं। आरबीआई की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर हैं। उप गवर्नर्स 4 होते हैं लेकिन वर्तमान में 3 हैं। कौन कौन? बी.पी. कानूनगो, एम.के. जैन तथा एम.डी. पत्रा। पूर्वी नौसेना कमांड के नए प्रमुख कौन बने हैं? पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो पूर्वी नौसेना कमांड के प्रमुख बने हैं विश्वजीत दास गुप्ता। ऑप्शन बी ही सही उत्तर है। इन्हें एस.एन. घोड़मड़ी की जगह नियुक्त किया गया है। विश्वजीत दास गुप्ता पूर्वी नौसेना कमांड के नए चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में और भी नाम है जैसे कि अजीत कुमार। अजीत कुमार वर्तमान में वेस्ट नौसेना कमांड यानी पश्चिमी नौसेना कमांड के प्रमुख हैं। पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय मुंबई में है। वहीं अनिल कुमार चावला जो है सी नंबर पे, ये दक्षिणी नौसेना कमांड के प्रमुख हैं। दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय केरल के कोची में है। मनोज पांडे, इन्हें हाल ही में अंडमान निकोबार कमांड का प्रमुख बनाया गया है। इसे भी ध्यान में रखिए, 1 जून 2020 को यह पदभार ग्रहण किए हैं मनोज पांडे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन बी। अब यहां पे ये बताइए वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना प्रमुख हैं करमबीर सिंह और भारतीय सेना चीफ यानी आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे और भारतीय वायुसेना चीफ हैं राकेश सिंह भदौरिया। ठीक है, और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? बिपिन रावत बने हैं। उसे भी ध्यान में रखिए। ठीक है, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। निम्न में से किस भारतीय को मेडल ऑफ ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो मेडल ऑफ ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा शोभा शेखर को। इसी वर्ष के अंत में यानी 2020 के अंत में इन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। शोभा शेखर जो है अमेरिका में इन्होंने एक म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया है, उसका नाम है कला कीर्ति। ठीक है, तो शोभा शेखर कला कीर्ति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक हैं। इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और महाद्वीप भी है। यहाँ के सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय। ध्यान में रखिए, ये यूनाइटेड किंगडम की क्वीन है एलिजाबेथ द्वितीय और वर्तमान में कई सारे राष्ट्रमंडल देश हैं वहां की भी ये क्वीन है, जैसे कि कनाडा, न्यूजीलैंड, जमैका, बारबाडोस, पापुआ न्यू गिनी, बहामास, सोलोमन आइसलैंड ईटीसी। वहां की भी ये क्वीन है एलिजाबेथ द्वितीय। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। निम्न में से किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च किया है? बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत जो लड़का है उसे 1000 रुपये और जो लड़की है उसे 1200 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। और इस योजना के तहत पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 57 जिलों को कवर किया जाएगा और इन जिलों में 2000 बच्चे, लगभग 2000 बच्चे लाभान्वित होंगे। ध्यान में रखिए, ऐसे बच्चे जो पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते और उन्हें बाल अवस्था में ही काम करना पड़ता है, उन्हीं बच्चों के लिए इस योजना को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। ठीक है, अब बात चला है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही हैं और यहाँ की सरकार ने हाल ही में बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया है। तो कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जान लीजिए, जैसे कि कन्या विद्या धन योजना। पैसों के अभाव के कारण जो है लड़कियां आगे नहीं पढ़ पाती हैं 12वीं क्लास से ऊपर, तो उन्हीं लोगों के लिए कन्या विद्या धन योजना यहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है। एक है भाग्य लक्ष्मी योजना, एक है कन्या सुमंगला योजना, एक है बालिका मदद योजना। और कौशल और रोजगार प्रदान करने के लिए यहाँ की सरकार ने हाल ही में कौशल सतरंग योजना, युवा हब योजना और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना लॉन्च किया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में एक बार रिवीजन करिए।
सबसे पहले मैप देखिए, तो ये रहा उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से और कंट्री में नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। गोविंद माथुर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत में सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में हैं। जिलों की संख्या है 75 और भारत में सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सीट की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट कुल 404 है। एक सीट पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सीट की संख्या 100 है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल पलाश, राजकीय फल आम, राजकीय मिठाई जलेबी, रासलीला, झूला, कजरी, जर्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, यानी बाघों के लिए आरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, रिहंद डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर पर, माता टीला डैम बेतवा नदी पर है। ध्यान में रखिए, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम सागर जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर ही है। ठीक है, यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह, यानी एन के सिंह इन्हें अक्सर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? ऊपर मैंने बताया है 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब आज का क्विज कर रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन